नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर और मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर पुलिस की छापेमारी, माफिया अतीक अहमद के ठिकानों पर छापेमारी जारी। लखनऊ के यूनिवर्सल अपार्टमेंट में पुलिस की छापेमारी, अपार्टमेंट में लैंड क्रूज मर्सिडीज कार बरामद। अतीक के गुर्गों की तलाश में पुलिस ने किया छापा। बड़ी खबर, माफिया अतीक अहमद के ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी। लखनऊ के यूनिवर्सिटी अपार्टमेंट में पुलिस ने छापेमारी की है। बता दें, प्रयागराज से जुड़ा ये पूरा मामला है। अपार्टमेंट से लैंड क्रूज और मर्सिडीज कार बरामद की है। अतीक के गुर्गों की तलाश में पुलिस ने छापेमारी की है। अतीक के गुर्गों की तलाश में छापेमारी हो रही है। प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। छापेमारी अभी भी जारी है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है हर जगह इस हत्याकांड से जुड़ी हुई। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। माफिया अतीक अहमद के ठिकानों पर कई जगहों पर छापेमारी, मर्सिडीज कार और कई बड़ी कारें भी बरामद की गई है। लखनऊ के यूनिवर्सल अपार्टमेंट में छापेमारी हुई है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। तो हत्याकांड से जुड़ा हुआ पूरी खबर हम आपके साथ साझा करें। अपार्टमेंट से लैंड क्रूज और मर्सिडीज कार बरामद की गई है। बड़ी खबर आपके साथ, प्रयागराज हत्याकांड से जुड़ा ये पूरा मामला है जिसको लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शोएब रिजवी जुड़ चुके हैं। शोएब, देखिए लगातार छापेमारी जारी है। अभी कितने ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है? बिल्कुल, पुलिस को जो भी संदिग्ध या उसके बारे में जो भी जानकारियां इकट्ठा हो रही हैं, पुलिस वहां पर न सिर्फ उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है, छापेमारी कर रही है, साथ ही साथ जिन लोगों के नाम इस मामले में आए हैं उनकी जो संभावित ठिकाने हैं वहां पे छापेमारी की जा रही है। और इसी कड़ी में लखनऊ सहित शहर के कई अलग अलग शहरों में छापेमारी की कार्रवाई की गई है, क्योंकि पुलिस के पास जो इनपुट हैं या पुलिस ने जिन संदिग्धों को अभी तक अपनी हिरासत में लिया, उनसे जो पूछताछ में निकल कर आ रहा है उसको लेकर के पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। उसकी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जाए। और इसी वजह से पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही, क्योंकि चूंकि इसमें जो लोगों के नाम आ रहे हैं उनके अलग अलग जो संपर्क में लोग हैं या जिनसे इनके बारे में सूचनाएं मिल सकती है, पुलिस उनकी तलाश भी कर रही है, उन्हें हिरासत में लेकर के पूछताछ भी कर रही है। इसी वजह से लखनऊ सहित कई शहरों में पुलिस की अलग अलग टीमें काम कर रही हैं और एसटीएफ भी इस पूरे मामले में लगाई गई है। तो कहा जा सकता है कि बहुत तेजी से पुलिस उन लोगों की तलाश कर रही है जो इस घटना में शामिल है। जी शोएब, देखिए यूनिवर्सल सोसाइटी में छापेमारी हुई है। अब अपार्टमेंट से लैंड क्रूजर और मर्सिडीज बरामद हुई है और क्या कुछ सामान वहां से बरामद कर लिया गया है पुलिस की तरफ से? बिल्कुल, क्योंकि पुलिस को सूचना मिली थी और इसी वजह से जो ये यूनिवर्सल अपार्टमेंट है यहाँ पे छापेमारी की गई है। हालांकि उन्हें वहां से 2 गाड़ियां मिली हैं, बताई जा रही कि गाड़ियां अतीक की हैं और इसी वजह से पुलिस ने उसे अपने कब्जे में लिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो शूटर्स हैं वो भागने के बाद हो सकता है वहां रुके हों या इस तरह की तमाम सूचनाओं के आधार पर वहां पे पुलिस पहुंची और ये गाड़ियां वहां से बरामद हुई। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी या कोई मिला इसके बारे में पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन गाड़ियां जरूर बरामद हुई हैं। जो एक गाड़ी है उसमें वेस्ट बंगाल का नंबर है, इस तरह से 2 और एक गाड़ी दिल्ली के नंबर पे है, तो 2 गाड़ियां वहां पे मिली हैं जिसको पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद शोएब, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, लखनऊ के यूनिवर्सल अपार्टमेंट में छापेमारी हुई है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और अपार्टमेंट से लैंड क्रूजर और मर्सिडीज कार भी बरामद कर ली गई। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं प्रयागराज हत्याकांड से जुड़ी हुई कि पुलिस की लगातार छापेमारी अभी भी जारी है। अतीक के गुर्गों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। तो सीधे चलेंगे रुड़की, जहां पे सीएम धामी वर्चुअली संबोधन कर रहे हैं। को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में पूर्ण सुरक्षा और स्वतंत्रता दोनों के लिए निरंतरता से काम हो रहा है और विभिन्न अवसरों पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सौर ऊर्जा एवं अन्य जो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से देश की प्रगति में
भागीदारी बढ़ाने हेतु जो दिशा निर्देश और सुझाव हैं, वह निश्चित रूप से सभी देशवासियों का कहीं न कहीं इस दिशा में अग्रसर होने के लिए और उनका एक पद देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए निरंतरता से होता है। अनुकूल मौसम होने के कारण उत्तराखंड में सौर ऊर्जा का और इसके विकास की, इसके विस्तार की अत्यधिक अगर कहीं संभावनाएं हैं तो वो उत्तराखंड जैसे प्रदेश में है। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार सौर ऊर्जा के अपार संसाधनों के उचित प्रयोग से प्रदेश के अंदर ऊर्जा क्रांति लाने के लिए लगातार हम प्रयत्नशील हैं, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों में ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु सौर ऊर्जा अत्यंत प्रभावकारी साबित हो सकती है। सौर ऊर्जा का किफायती दरों पर उपलब्ध होना पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों के जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी अत्यंत फायदेमंद ये हो सकती है। यही वजह है कि दुर्गम क्षेत्रों में और सौर ऊर्जा का प्रयोग आज दिनों दिन बढ़ रहा है और हम भी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकार की ओर से अभी हम सौर ऊर्जा पर और भी जो अच्छी नीति हो सकती है उसको लाने के लिए काम कर रहे हैं। जल्दी हम इस दिशा में लाने वाले भी हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती हो, उसके लिए विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं। इस संकल्प की पूर्ति में हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य के प्रत्येक घर तक बिजली निर्बाध रूप से सभी के लिए आपूर्ति उसकी सुनिश्चित हो। इस प्राथमिकता को पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रदेश में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। मैं आशा करता हूं कि विज्ञान के क्षेत्र में रुचि रखने वाले और लगातार अनुसंधान के क्षेत्र में काम करने वाले आप सभी महानुभाव इस सेमिनार के माध्यम से उत्तराखंड में सौर ऊर्जा का कुशल संचालन हेतु निश्चित रूप से जो आपका ये सेमिनार होगा उसमें से बहुत सारे विचार आएंगे, बहुत सारे मैं कहूं कि एक जो ये मंथन होगा, इस मंथन चिंतन से अमृत निकलेगा और जो अमृत निकलेगा वह हमारे लिए बहुमूल्य होगा। उसके आधार पर हम सब आगे बढ़ेंगे। मुझे विश्वास है कि सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड के निर्माण हेतु यह सेमिनार एक रोड मैप विकसित करने में हमारी मदद करेगा, मददगार साबित होगा, जिससे हम उत्तराखंड राज्य के साथ साथ संपूर्ण भारत में सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग कर सकेंगे। एक बार पुनः मैं आप सभी को इस शानदार आयोजन के लिए, इस भव्य सेमिनार के लिए, आयोजन के लिए बहुत बधाई देते हुए और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। तो सौर ऊर्जा का वर्चुअली कार्यक्रम है जिसको सीएम धामी जो है संबोधित कर रहे थे। आपने सुना, रोटी से संबोधन हो रहा था सीएम धामी का। उन्होंने सौर ऊर्जा को लेकर संबोधन किया है। इसी के साथ आपको जानकारी दे रही कि सौर ऊर्जा से रिलेटेड जो भी चीजें थी सीएम धामी ने संबोधन में कही। तो रुड़की से सीएम धामी का संबोधन सुन रहे थे आप कि किस तरीके से सौर ऊर्जा को लेकर जो है सीएम धामी ने संबोधित किया।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी, होली से पहले रसोई पर महंगाई का प्रहार, 50 रुपए बढ़े एलपीजी सिलेंडर के दाम। कमर्शियल सिलेंडर भी 350.50 रुपए महंगा हुआ। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर अब 1103 रुपए का हुआ। 1100 रुपए का हो चुका है घरेलू सिलेंडर। बड़ी जानकारी दे रहे हैं। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर के दाम में 50 रुपए का इजाफा हुआ है। 50 रुपए जो है सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं 14.2 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर का। तो कमर्शियल सिलेंडर भी 350 से ज्यादा रुपए महंगा हो गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में घरेलू सिलेंडर के दाम अब 1100 रुपए के करीब हो गए हैं। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको कि गैस सिलेंडर के दाम जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। होली से पहले जो महंगाई का प्रहार देखने को मिल रहा है, 14.2 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर के दाम अब 50 रुपए ज्यादा महंगा हो गया है। होली से पहले रसोई पर महंगाई का प्रहार देखने को मिला है कि गैस के सिलेंडर के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं। 50 रुपए महंगा हो गया है एलपीजी सिलेंडर। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, होली से पहले महंगाई की मार। कमर्शियल सिलेंडर भी जो है महंगा हो चुका है। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर का दाम 1103 रुपए हो चुका है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं, 1103 रुपए हो चुका है घरेलू सिलेंडर का दाम। 50 रुपए का इजाफा हुआ है 14.2 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर का। तो घरेलू सिलेंडर में 50 रुपए का इजाफा हुआ है। होली से पहले ये महंगाई की मार देखने को मिल रही है। किस तरीके से त्योहारों का सीजन आने वाला है, ऐसे में सिलेंडर जो है वो महंगे होते जा रहे हैं। 50 रुपए बढ़ा है एलपीजी सिलेंडर का दाम, घरेलू सिलेंडर का दाम और कमर्शियल सिलेंडर का दाम भी बढ़ चुका है। कमर्शियल सिलेंडर अब 350.50 रुपए महंगा हो चुका है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं, दिल्ली में घरेलू सिलेंडर का दाम अब 1103 रुपए हो चुका है। $14.2 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर का दाम जो है अब 50 रुपए इजाफा हो गया है उसमें। और यूपी के प्रयागराज हत्याकांड में रोज नए नए एंगल सामने आ रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया में वायरल एक फोटो ने बीजेपी के बैठे बिठाए एक नया मुद्दा दे दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटो में उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता सदाकत खान अखिलेश यादव के साथ दिख रहा है। ऐसे में इस वायरल तस्वीर को लेकर बीजेपी सपा पर हमलावर है और उमेश पाल हत्याकांड का कनेक्शन सपा पर लगा दिया है। देखिए रिपोर्ट। तो ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की। साथ में खड़ा है उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता सदाकत खान। तस्वीर सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रही है और इस तस्वीर पर बीजेपी ने चुटकी लेते हुए उमेश पाल हत्याकांड का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से बता दिया है। प्रयागराज के घटना में समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो गया है। जो मुख्य आरोपी है वो पकड़ा गया है और उसका अखिलेश यादव जी के साथ तस्वीर होना, चित्र होना ये बताता है कि वो समाजवादी पार्टी से गहरे तरीके से जुड़ा हुआ है। उसने अपने कमरे में अखिलेश यादव जी के साथ फोटो लगाया हुआ है और वो खुलेआम बता रहा है कि मैं समाजवादी पार्टी का सदस्य हूँ। तो ये समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा उजागर हुआ है। जैसा कि हमारे योगी जी ने उनको सदन में भी चेताया था कि जितने माफिया हैं उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। तो क्या यही है समाजवादी पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा? ये बीजेपी कह रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ सेल्फी और फोटो दिखाकर जनता को भटकाने की कोशिश में जुटी है। बीजेपी ने यूपी में कानून व्यवस्था को चौपट कर दिया है। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सोशल नेटवर्किंग साइट के दौर में आप सेल्फी और फोटो दिखा के मुद्दों से घुमाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वो चौपट है। फिल्मी अंदाज में बम और गोलियां चला के हत्या की जा रही है।
बुलडोजर चला के माँ बेटी को जिंदा जलाया जा रहा है। थानों में भी माँ बेटियां सुरक्षित नहीं है। होटल में व्यापारी मारा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फोटो पॉलिटिक्स की जगह उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे काम करना चाहिए। वहीं सरकार का कहना है कि प्रयागराज हत्याकांड में कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, सारे दोषी पकड़े जाएंगे और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का दम सरकार भर रही है। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। प्रयागराज की घटना में सारे दोषी पकड़े जाएंगे और उन्हें कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा हम देने जा रहे हैं। ये पूरा प्रदेश जानता है, देश जानता है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करने के लिए लगातार काम करती रही है। मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो अपराधियों की नर्सरी बनकर के पूरे देश में उभरी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से माफिया साफ हो गए हैं। जो भी घटनाएं हमारे लिए चुनौती हैं, हम सभी घटनाओं को गंभीरता के साथ लेते हैं और हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपराध के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। किसी भी अपराधी को हम इसमें नहीं छोड़ेंगे, कितनी भी पहुंच का व्यक्ति हो, हम कड़ी से कड़ी सजा देने जा रहे हैं। बताते चले कि हत्याकांड में शामिल एक आरोपी अरबाज पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। कुछ दिन पहले बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की प्रयागराज में दिन दहाड़े बदमाशों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। सीधे चलेंगे दिल्ली, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव है। 2014 में जहां देश में केवल 14-15% वेस्ट प्रोसेसिंग होती थी, वहीं आज 75% वेस्ट प्रोसेस हो रहा है। अगर ये पहले ही हो गया होता तो हमारे शहरों के किनारे कूड़े के पहाड़ों से ना भरे होते। आज वेस्ट की प्रोसेसिंग करके इन कूड़े के पहाड़ों से भी शहरों को मुक्त करने का काम किया जा रहा है। इसमें कई इंडस्ट्रीज के लिए रिसाइकलिंग और सर्कुलरिटी के ढेर सारे अवसर हैं। इस क्षेत्र में कई स्टार्टअप्स काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं। हमें इन्हें सपोर्ट करने की जरूरत है। इंडस्ट्री को वेस्ट मैनेजमेंट के पूरे पोटेंशियल को इस्तेमाल करना चाहिए। हमने अमृत योजना की सफलता के बाद शहरों में पीने के साफ पानी के लिए अमृत 2.0 उसको लॉन्च किया था। इस योजना के साथ अब हमें पानी और सीवेज के ट्रेडिशनल मॉडल से के आगे की प्लानिंग करनी ही होगी। आज कुछ शहरों में यूज्ड वाटर का ट्रीटमेंट करके उसे इंडस्ट्रियल यूज के लिए भेजा जा रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट के इस क्षेत्र में भी प्राइवेट सेक्टर के लिए अपार संभावनाएं बन रही है। साथियों, हमारे नए शहर कचरा मुक्त होने चाहिए, वाटर सिक्योर होने चाहिए और क्लाइमेट रेजिलिएंट होने चाहिए। इसके लिए हमें टियर 2 और टियर 3 शहरों में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग में निवेश बढ़ाना होगा। आर्किटेक्चर हो, जीरो डिस्चार्ज मॉडल हो, एनर्जी की नेट पॉजिटिविटी हो, जमीन के इस्तेमाल में एफिशिएंसी हो, ट्रांजिट कॉरिडोर्स हो या पब्लिक सेवाओं में एआई का इस्तेमाल हो। आज समय है कि हम हमारी फ्यूचर सिटीज के लिए नई परिभाषा तय करें, नए पैरामीटर सेट करें। हमें यह देखना होगा कि अर्बन प्लानिंग में बच्चों का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं। बच्चों के खेलने कूदने की जगहों से लेकर साइकिल तक चलाने के लिए उनके पास अब पर्याप्त जगह है ही नहीं। अर्बन प्लानिंग में हमें इसका भी ध्यान रखना है। साथियों,
शहरों के विकास के समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि इसमें शहरी लोगों के विकास की भी संभावनाएं समाहित हो। यानी हम जो योजनाएं बना रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं, वो शहरों के लोगों के जीवन तो आसान बनाएं, उनके खुद के विकास में भी मदद करें। इस साल के बजट में पीएम आवास योजना के लिए करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च करने का कमिटमेंट किया गया है। जब भी कोई घर बनता है तो उसके साथ सीमेंट, स्टील, पेंट, फर्नीचर जैसे कई उद्योगों के व्यवसायों की गति मिलती है। आप कल्पना कर सकते हैं इससे कितने उद्योगों को कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा। आज शहरी विकास के क्षेत्र में फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत बढ़ गई है। हमारे स्टार्टअप्स को, इंडस्ट्री को इस दिशा में सोचने और तेजी से काम करने की आवश्यकता है। जो संभावनाएं मौजूद है, हमें उनका भी लाभ लेना है और नई संभावनाओं को जन्म भी देना है। सस्टेनेबल हाउस टेक्नोलॉजी से लेकर के सस्टेनेबल सिटीज तक हमें नए सॉल्यूशंस खोजने हैं। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सब इन विषयों पर, इसके सिवाय भी बहुत सारे विषय हो सकते हैं, गंभीर विचार विमर्श करेंगे, इस विचार को आगे बढ़ाएंगे, संभावनाओं को साकार करने का परफेक्ट रोड मैप, रास्ता बताएंगे। इसी भावना के साथ आप सभी को एक बार फिर। और अमृतपाल सिंह का आईएसआई कनेक्शन का शक, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से फंडिंग ली, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, पंजाब सरकार पर एक्शन ना लेने का आरोप। सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे हैं अमृतपाल सिंह का आईएसआई पर शक है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से फंडिंग ली, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। पंजाब सरकार पर एक्शन ना लेने का आरोप लगा है, तो ये आरोप पंजाब सरकार पर लगा है। आपको जानकारी दे दें कि पाकिस्तान खुफिया एजेंसी से फंडिंग लेने का भी आरोप है। अमृतपाल सिंह का आईएसआई कनेक्शन का शक जताया जा रहा है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता रहे हैं, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से फंडिंग ली गई है। आपको बता दें कि पंजाब सरकार पर एक्शन ना लेने का आरोप भी लगाया गया है। तो आईएसआई पर बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पूजा जुड़ चुकी है। पूजा, क्या है पूरा मामला, किस तरीके से अमृतपाल सिंह पर आईएसआई कनेक्शन का शक जताया गया है? बिल्कुल जी, आपको बता दूं 23 फरवरी को पंजाब के अमृतसर के अजनाला में जो कुछ हुआ उसको पूरी दुनिया ने देखा। किस तरह खालिस्तानी समर्थकों के आगे पंजाब पुलिस प्रशासन को घुटने टेकने पड़े। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई कथित तौर पर खालिस्तान नेता वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह को सोशल मीडिया है। इसकी बानगी देखने को मिली कि किस तरीके से 23 फरवरी को पंजाब का पूरा पुलिस जो प्रशासन है अमृतपाल सिंह यानी कि खालिस्तान समर्थकों के आगे घुटने टेकते नजर आया है। अब सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि अमृतपाल सिंह का आईएसआई से संबंध हो सकते हैं। आईएसआई ने खुफिया एजेंसी से ये जानकारी मिली है कि आईएसआई ने गुपचुप तरीके से, गोपनीय तरीके से अमृतपाल सिंह को फंडिंग की है, जिसके बाद ही अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमला सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है, उसके खिलाफ जांच तेज हो गई है। स्वीटी, अब देखिए, इसको लेके पंजाब सरकार पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने एक्शन नहीं लिया है। बिल्कुल, इस हादसे के बाद पंजाब पुलिस प्रशासन पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पंजाब पुलिस प्रशासन इतनी बेबस है कि खालिस्तान समर्थकों के आगे पंजाब पुलिस अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाई? क्या पंजाब पुलिस के पास कोई पावर नहीं बची है? खालिस्तानी समर्थक इतने एक्टिव हो गए हैं या खालिस्तानी समर्थक पंजाब पुलिस से भी आगे हैं कि पंजाब का पूरा पुलिस प्रशासन उस दिन नतमस्तक नजर आया खालिस्तानी समर्थकों के आगे? बंदूकधारी समर्थकों की एक प्राइवेट आर्मी तैयार की है अमृतपाल सिंह ने, इस तरीके से ये जानकारी सामने आ रही है। इनकी संख्या 4-5 से बढ़कर 20 से 25 हो गई, ये भी जानकारी। और अब अमृतपाल सिंह जो है खुफिया एजेंसी की रडार पर है, वहीं भारतीय एजेंसी जांच कर अमृतपाल सिंह पर। स्वीटी,
जी पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अमृतपाल सिंह का ऐसा ही कनेक्शन बताया जा रहा है और पंजाब सरकार पर भी एक्शन ना लेने के आरोप लगे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि कनेक्शन का शक जताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता रहे हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से फंडिंग ली गई है। तो बता दें कुछ दिनों पहले अमृतपाल सिंह के रिहाई को लेकर जो तमाम बवाल खड़ा हुआ था और पंजाब सरकार पर एक्शन ना लेने का आरोप है। सूत्रों के हवाले से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।